सबसे पहले देखते हैं कि हमने भाग 1 व 2 में चर के बारे में क्या पढ़ा था। हमने चर को दर्शाने के लिए माचिस की तीलियों के प्रतिरूप L, C और F में अक्षर N का प्रयोग किया था। एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर M, L, P, X, Y, Z इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर या निश्चित नहीं होता। यदि हम संख्या 5, 100 या अन्य दी हुई संख्या लें तो ये चर नहीं है, क्योंकि इनके मान स्थिर या निश्चित हैं। यदि त्रिभुज के कोणों की बात करें, त्रिभुज के कोणों की संख्या 3 होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की त्रिभुज हो। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के कोणों की संख्या चर नहीं है, क्योंकि यह निश्चित संख्या है। इसी प्रकार यदि हम चतुर्भुज के कोणों की बात करें तो कोणों की संख्या 4 होती है, जो एक निश्चित संख्या है, इसीलिए यह भी चर नहीं है। परंतु हमने L, C और F के प्रतिरूपों में देखा है कि n एक चर है, क्योंकि यह विभिन्न मान ले सकता है या ग्रहण कर सकता है। हम इसे एक एक्टिविटी के द्वारा करते हैं। रानू के पिताजी हर रोज कबूतरों को दाना डालते हैं। आपने भी पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा होगा। रानू ने देखा कि सोमवार को कबूतरों की संख्या कितनी है, उसके बाद मंगलवार को और बुधवार को। उन्होंने देखा कि कबूतरों की गिनती बदलती रहती है। रानू हर रोज कबूतर गिनती है। सोमवार को 3 कबूतर, मंगलवार को 7 कबूतर और बुधवार को 10 कबूतर हैं। किसी दिन केवल 3 कबूतर हैं तो कभी 7 कबूतर और किसी दिन 10 कबूतर होते हैं। इस तरह हर रोज कबूतरों की संख्या बदलती रहती है। इस प्रकार समय के साथ बदलने वाली राशियां चर राशियां या वेरिएबल क्वांटिटीज कहलाती हैं। उसके बाद हम चरों के बारे में पढ़ चुके हैं कि चर विभिन्न मान ले सकते हैं, इनका कोई निश्चित मान नहीं हो सकता। परंतु ये संख्याएं हैं, इसी कारण संख्याओं की तरह ही इन पर योग, व्यवकलन जिसे घटा कहते हैं, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं भी की जा सकती हैं। हम एक संख्यात्मक व्यंजक लेते हैं 4 गुणा 3 जमा 5। हम सरलता से इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान निकालने के लिए 4 को 3 से गुणा करके उसे 5 में जोड़ते हैं। 12 जमा 5 बराबर 17। परंतु यदि हमारे पास चर वाला व्यंजक हो 4x जमा 5, यहाँ पर x चर है और इस व्यंजक का मान निकालना तब तक संभव नहीं है जब तक हमें x का मान ना पता हो। यदि हम 4x जमा 5 में x का मान 3 लें तो यह 4 गुणा 3 जमा 5 यानी 12 जमा 5 17 होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि चर का मान दिए जाने पर बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसे एक और एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। राजू और साहिल बाजार से समान संख्या वाले कंचों के 2 डिब्बे खरीदते हैं, जिनमें से दोनों एक एक डिब्बा लेते हैं। ये राजू है और ये साहिल है। दोनों के पास एक एक डिब्बा है जिसमें कंचों की संख्या समान है। डिब्बों में कंचों की संख्या ज्ञात नहीं है और आप प्रत्येक डिब्बे में कंचों की संख्या को चर के रूप में किस प्रकार दर्शाएंगे, ये हमारा प्रश्न है। हम इसके लिए किसी भी अक्षर का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए हम x का प्रयोग करते हैं। दोनों के पास कंचों की संख्या xx है। यदि साहिल राजू को अपने डिब्बे से 3 कंचे दे
तो दोनों के कंचों की संख्या क्या होगी। साहिल ने 3 कंचे अपने डिब्बे से लिए और वो 3 कंचे राजू को दे दिए। अब हम साहिल के कंचों की संख्या ज्ञात करेंगे। उसके पास डिब्बे में x कंचे थे। यदि वह 3 कंचे राजू को देगा तो उसके कंचों की संख्या 3 कम होगी, जिसे हम x - 3 से दर्शाएंगे। इसी प्रकार जब हम राजू के कंचों की संख्या की बात करेंगे, जब साहिल ने उसे 3 कंचे दिए तो उसके कंचों की संख्या x 3 और अधिक हो जाएगी, जिसे हम x - 3 से दर्शाएंगे। साहिल और राजू द्वारा बाजार से खरीदे गए कंचों को चर के रूप में व्यक्त करो। जब हमें इन्हें चर के रूप में व्यक्त करना है तो हम दोनों के कंचों की संख्या को लेंगे। दोनों के पास x कंचे थे, जिन्हें हम 2 गुना x बराबर 2x से दर्शा सकते हैं। यदि साहिल राजू को 3 कंचों की बजाय आधे कंचे दे तो साहिल के पास कितने कंचे शेष बचते। हमें पता है कि साहिल के पास कंचों की संख्या x थी और वो आधे कंचे देगा तो उसके पास x बटा 2 कंचे बचेंगे। अब हम देखते हैं कि एक चर और एक संख्या का प्रयोग करके व्यंजक किस प्रकार बनाएंगे। t और 4 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। एक से अधिक संक्रिया का प्रयोग न करें। प्रत्येक व्यंजक में t अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार हम संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा और भाग करते हैं, उसी प्रकार हम चर का और संख्या का योग, घटा, गुणा और भाग करेंगे। इसीलिए हम चारों संक्रियाएं लेंगे। सबसे पहले हम योग करेंगे। t और 4 का योग t जमा 4 होगा। t - 4 से हम इसका व्यवकलन, जिसे घटा कहते हैं, वो दर्शाएंगे। गुणन के लिए हम t गुणा 4 बराबर 4t लेंगे। इसमें संख्या को आगे लिखा जाता है और उसके बाद चर को। विभाजन यदि हम करें t भाग 4 होगा, परंतु यदि हम t और 4 के स्थान बदल दें तो हमारे पास योग 4 जमा t होगा। व्यवकलन 4 घटा t गुणन 4 गुना t बराबर 4t होगा, जो t गुना 4 से प्राप्त हुआ था। विभाजन में 4 भाग t होगा। y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाते हैं। इसके लिए हमें दिया गया है कि प्रत्येक व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए। केवल 2 संख्या संक्रियाओं का प्रयोग करें। ये भिन्न भिन्न होनी चाहिए। हमें योग, घटा, गुणा और विभाजन में से 2 संक्रियाओं का प्रयोग करना है जो अलग अलग हों। हमने 2 को y से गुणा करके 7 में जोड़ा है, जिससे हमें 2y जमा 7 प्राप्त होता है। इसमें गुणन और योग का प्रयोग किया है। 2 गुणा y घटा 7, जिससे हमें 2y - 7 प्राप्त होता है। इसमें हमने गुणन और घटा की संक्रियाओं का प्रयोग किया है। 7 गुणा y जमा 2, हमने 7 को y से गुणा करके 2 को जोड़ा है, जिसमें हमें गुणन और योग की संक्रिया का प्रयोग किया है। 7 गुणा y घटा 2, हमने 7 को y से गुणा करके उसके परिणाम में से 2 को घटाया है, जिससे हमें 7y घटा 2 प्राप्त हुआ है। यदि हम 2 को y से भाग करें और उसमें 7 जोड़ें तो हम विभाजन और योग की संक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार 2 को y से भाग करके उसके परिणाम में से 7 घटाने पर हमें 2 भाग y घटा 7 प्राप्त होगा। इसमें हमने विभाजन और घटा की संक्रियाओं का प्रयोग किया है। यदि हम 2 के स्थान पर 7 को रखें और 7 के स्थान पर 2 को रखें
तो 7 भाग y जमा 2 प्राप्त होगा। इसमें हमने विभाजन और योग की संक्रियाओं का प्रयोग किया है। 7 भाग y माइनस 2 में हमने विभाजन और घटा की संक्रियाओं का प्रयोग किया है। इस प्रकार इन संक्रियाओं का प्रयोग करके हम व्यंजक बना सकते हैं। आप संख्या 5, 7 और 8 से संख्याओं वाले चर बनाते हैं जिसमें हमें चर नहीं दिया है, कितने व्यंजक बना सकते हैं। एक संख्या एक से अधिक बार प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, केवल योग, घटा और गुणन का ही प्रयोग करें। यहाँ पर हमें सिर्फ संख्याएं दी हैं 5, 7 और 8। व्यंजकों में हमने चर का प्रयोग किया था, यहाँ हमें चर का प्रयोग नहीं है, यहाँ सिर्फ संख्याओं का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमें एक संकेत दिया है, उसे देखेंगे। हमें 3 संभावित व्यंजक दिए हैं जिसमें हमने पहले 5 में जोड़ किया है 8 में से 7 को घटाकर जो परिणाम हमें मिला उसका। उसके बाद हमने 5 घटा 8 घटा 7 और उसके बाद 5 गुणा 8 जमा 7 इस प्रकार व्यंजक बनाए हैं जिसमें हमने 2 संक्रियाओं का प्रयोग किया है। 5 घटा 8 जमा 7, इससे हमारा अभिप्राय है 8 और 7 के योग को 5 में से घटाना। 5 गुणा 7 जमा 8, 5 और 7 के गुणनफल को 8 में जोड़ना। 7 में से 8 को घटाकर उसके परिणाम को 5 में जोड़ना। 7 में से 8 को घटाकर उसके परिणाम को 5 में से घटाना। 8 जमा 5 माइनस 7, यानी 5 में से 7 को घटाकर 8 में जोड़ना। 7 में से 5 को घटाकर 8 में जोड़ना। 5 और 7 के योग को 8 में से घटाना। 7 और 5 के अंतर को 8 में से घटाना। 8 को 7 से गुणा करके उसमें 5 जोड़ना। 8 में से 5 को घटाकर उसको 7 में जोड़ना। 8 और 5 के योग को 7 में से घटाना। 7 और 8 के गुणनफल को 5 में से घटाना। इस प्रकार हम संक्रियाएं कर सकते हैं। निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। हमें दिया गया है 2m में 11 जोड़ना, 2m में से 11 घटाना, y के 5 गुणे में 3 जोड़ना, y के 5 गुणे में से 3 घटाना, y को -8 से गुणा करना, y को -8 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना, y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना और y को -5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना। हमें इनके व्यंजक बनाने हैं। स्थितियां हमें दी गई हैं। हम इसे सबसे पहले लेते हैं ए भाग को। 2m में 11 जोड़ना जिसे हमें करना है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे 2m जमा 11। बी भाग में हमें दिया है 2m में से 11 घटाना, 2m घटा 11। उसके बाद दिया है y के 5 गुणे में 3 जोड़ना। सबसे पहले हम y को 5 से गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे। y को 5 से गुणा करने पर हमें 5y प्राप्त होगा और 3 उसमें जोड़ेंगे तो 5y जमा 3। y के 5 गुणे में से 3 घटाना। हमने y और 5 का गुणनफल अभी किया है जो 5y होता है। यदि उसमें से 3 घटाएंगे तो हमें 5y घटा 3 प्राप्त होगा। उसके बाद y को -8 से गुणा करना, y गुणा -8। इसमें हम संख्या को आगे लिखेंगे, जो -8 है तो हमें -8y प्राप्त होगा। y को -8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना। अभी हमने y और -8 का गुणनफल करना सीखा था,
यदि हम उसमें 5 जोड़ें तो हमें -8y जमा 5 प्राप्त होगा। y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। यदि हम y को 5 से गुणा करें तो हमें 5y प्राप्त होगा, और यदि हम 16 में से घटाएंगे तो 16 - 5y प्राप्त होगा। y को -5 से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना। y को -5 से गुणा करने पर -5y प्राप्त होगा, और 16 में जोड़ेंगे तो -5y जमा 16 होगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक केवल संख्याओं वाले व्यंजक ही हैं? जिन संख्याओं में चर का प्रयोग नहीं है वे केवल संख्याओं वाले व्यंजक हैं। हमें y जमा 3, 7 गुणा 20 - 8z, 5 गुणा 21 - 7 जमा 7 गुणा 2 5, 3x, 5 - 5n, 7 गुणा 20 - 5 गुणा 10 -45 जमा p दिया है। हम इसमें से इस प्रकार इनको लिखेंगे। संख्यात्मक व्यंजक और बीजीय व्यंजक को हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं? सबसे पहले y जमा 3 को यदि हम ले, इसमें चर का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह बीजीय व्यंजक है। संख्यात्मक व्यंजक वो होगा जिसमें केवल संख्याओं को लिया गया है, उन पर संक्रियाएं की गई हैं। 7 गुणा 20 - 8z में यदि हम देखें तो उसमें चर z का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह बीजीय व्यंजक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस व्यंजक में केवल संख्याएं हैं, इसीलिए यह संख्यात्मक व्यंजक है। यदि हम 5 की बात करें, इसमें भी केवल संख्या है। 3x में हमारे पास चर x का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह बीजीय व्यंजक है। 5 - 5n में हमारे पास चर n का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक है। और हम आखिरी भाग को देखें तो उसमें हमारे पास चर p का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यह भी बीजीय व्यंजक है। जिनमें हमारे पास केवल संख्याएं थी वो संख्यात्मक व्यंजक थे। निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाओं को पहचानिए और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं, और संक्रियाएं हमें दी हैं योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन। हमें इसके 4 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे संक्रियाएं। किन व्यंजकों में योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन का प्रयोग हुआ है? सबसे पहला भाग हमारे पास z जमा 1 है। आप देखते हैं इसमें z और 1 का योग किया गया है, इसीलिए इस पर योग की संक्रिया लगाई है। z - 1 की बात करें तो यहां पर हमें व्यवकलन की संक्रिया दी गई है। उसके बाद y जमा 17 में y और 17 का योग है, इसलिए यह है योग की संक्रिया है। y घटा 17 की बात करें तो यहां पर व्यवकलन की संक्रिया लगाई गई है। उसके बाद 17y की बात करें, यहां 17 और y का गुणनफल हमें दिया गया है, इसलिए है गुणन की संक्रिया है। y भाग 17 की बात करें तो यहां पर विभाजन की संक्रिया का प्रयोग हुआ है। 5z में हमारे पास गुणन का प्रयोग हुआ है। 2y जमा 17 की यदि हम बात करें तो हम देखते हैं यहां पर 2 प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग किया है, गुणन और योग। 2 को y से गुणा करके उसमें 17 जोड़ा गया है, इसलिए यहां पर गुणन और योग संक्रियाएं लगाई गई हैं। 2y - 17 में यदि हम देखें, यहां गुणन और व्यवकलन का प्रयोग हुआ है। 2 को y से गुणा करके उसमें से 17 को घटाया गया है। उसके बाद हमारे पास 7m है। 7 और m का गुणनफल है, इसलिए है गुणन संक्रिया है। -7m जमा 3 में गुणन और योग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद -7m घटा 3 में गुणन और व्यवकलन का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम इन संक्रियाओं को पहचान सकते हैं।